नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब से दूर हूँ और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी एक ही बदौलत, आप लोगों की बदौलत जी रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आधार समूह का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय रखा है दोस्तों, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी की ज़िंदगी से वो जुड़ा हुआ विषय है, पैसा, परिवार और सात्विकता। दोस्तों, 15 साल का मेरा अल्कोहलिज्म रहा है और वो अल्कोहलिज्म भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ अपने आप को कि एक रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म। सब तरफ से पूरी बर्बादी करके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया था। और सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले वो दिन याद करता हूँ अपने, तो रोज़ मरना और रोज़ जीने वाली बात थी। यानी शरीर 35 किलो का, मानसिकता खराब, विड्रॉल्स बड़े खतरनाक, चक्कर आके गिरना, हाथ पाँव टेढ़े हो जाना, काम धंधा पूरा खराब, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब थी। एक अच्छे व्यवसाय में था, वो व्यवसाय पूरा खराब हो गया था। एक ज़माने में बहुत अच्छा मान सम्मान करते थे लोग, चाहते थे, उन सब ने मुझे बायकॉट कर दिया था। और आखिरी दिनों में मैं और मेरी शराब सवेरे 2-3 घंटे और रात को 2-3 घंटे दारू के अड्डे पे पड़े रहता था। और काम धंधे पे इसलिए जाता था कि कैसे तो भी दारू पीने का जुगाड़ हो जाए। और जैसा ही पैसा मिला तो सबसे पहले दारू वालों की उधारी। घर कैसा चल रहा है, मेरी शादी तब हुई नहीं थी दोस्तों, मेरी शादी एए में आने के बाद में हुई। तो माँ बाप कैसे घर चला रहे, कैसे हालातों में जी रहे, बिल्कुल उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी जो हालत थी दोस्तों, वो अब मरता या तब मरता ऐसी थी। उसके पहले भी मैं एक बार मरते मरते बच चुका था। 2007 में मैं एए में आया दोस्तों, और 2003 में ही मैं बिल्कुल रस्सी कटने वाली थी। 24 घंटे का शराबीपन रहा था मेरा। तो मुझे 2003 में अचानक बीमार गिरा और बाद में पता चला कि टीबी हो गई। बिल्कुल पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था। 11 महीने में बीमार रहा, 5-6 महीने में बेड पे रहा और 4-5 महीने में बैसाखियाँ लगी थी मुझे चलने के लिए। तो भगवान की ही कृपा से मैं उस बीमारी से बचा। लेकिन तब नहीं मालूम था दोस्तों कि ये अल्कोहलिज्म है, अपन थोड़ी सी पीकर रह नहीं सकते। तो 11 महीने के बाद में मेरी ज़िंदगी में फिर शराब आई। जो आदमी मरते मरते बचा हो, सब तरफ से पूरा अस्त व्यस्त हो चुका हो, घर के हाल खराब हो, वो आदमी कैसे दोबारा शराब की तरफ जाएगा। लेकिन फिर भी 11 महीने के बाद फिर दोबारा मैं शराब की तरफ गया और वापस मेरे हाल जैसे कि वैसे हो गए, जैसा मैंने बताया आखिरी दिनों में कैसे मेरे हाल थे, कैसे विड्रॉल्स भयानक थे। सुबह उठते बराबर शराब लगती थी, हाथ पाँव कांपना, चक्कर आके गिरना। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला और यहाँ आने के बाद ही पता चला दोस्तों कि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। और उस बीमारी ने मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरी भावनाओं को, सबको पूरा ग्रसित करके रखा हुआ है। और इसीलिए सबसे पहले मुझे जो ज़रूरी चीज़ है वो है शराब से दूर रहना। यदि मैं शराब से दूर नहीं होता हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के जो फ्रेंड बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं,
उनको भी मैं ठीक नहीं रख सकता। मैं एक अल्कोहलिक हूँ जो कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, थोड़ो सी पी के नहीं रह सकता, और हमेशा उसको शराब के पहले घूंट से बचे रहना पड़ेगा, जिसको बोला गया कि अपनी सोब्राइटी, सात्विकता, ये मेरे लिए कहीं तो भी सबसे पहले नंबर पे हमेशा होनी चाहिए, और उसके बाद बाकी सारी चीज। सोब्राइटी कम फर्स्ट बोला गया है, मेरा विषय वो दिया है कि पैसा, परिवार और सोब्राइटी। टॉपिक में तो ये शब्द आखिरी में आया है, पहले हमने पैसा रखे, परिवार रखे और आखिरी में सोब्राइटी रखे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नज़र में सबसे पहले नंबर पे दोस्तों सोब्राइटी है, सात्विकता है, मेरे जैसे शराबी के लिए। क्योंकि अगर मैं सोबर नहीं रहूँगा, अगर मेरी सात्विकता बची नहीं रहेगी, तो ना पैसा बचे रहने वाला है, ना परिवार बचे रहने वाला है, ना दुनिया बचे रहने वाली है। मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए और ख़ास तौर पे ए के मेंबर के लिए मेरी सोबराइटी के आगे पीछे ही सारी चीज़ें घूमती है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है दोस्तों सोबराइटी, मेरी शराब की दूरी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शराब से दूर होने के बाद भी हम लोग निरंतर आते रहते हैं। अगर हमको यहाँ आने के बाद भी पता चला कि हम बीमार लोग हैं, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आ चुके हैं, लेकिन ये बीमारी बाकी की बीमारियों के जैसे कैसे अलग है। बाकी की बीमारियों में अगर हम अपना इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और वो बीमारी ठीक हो गई कि फिर दोबारा हॉस्पिटल में नहीं जाते हम। जब बीमारी ही ठीक हो गई तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा। लेकिन ये बीमारी ऐसी नहीं है अल्कोहलिज्म की। यहाँ हमारी शराब बंद होने के बाद में भी सालों तक हम ए में आ ही रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमारी ये जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है वो इतनी भयानक है, इतनी खतरनाक है, कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज बोला गया है, चतुर, चालाक और भ्रम में डालने वाली। कब हमारा घात कर देंगी, कब हम पे पलटवार कर देंगी, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम देखते हैं दोस्तों, एक दिन का आया हुआ, महीने भर के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी फिर दोबारा शराब की तरफ में जा सकता है। क्योंकि ये बीमारी ही वैसी है। सिर्फ शरीर से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे मन से भी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठी हुई है, जिसको बोला जाता है मेंटल ऑब्सेशन। कब जागेगा और कब हम शराब के अड्डे पे पहुंच जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये 12 कदमों का एक जो आध्यात्मिक प्रोग्राम हमारे सामने में रखा है, वो इतना पावरफुल है, वो हमारा सुरक्षा कवच है कि यदि हम शराब की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, तमाम परेशानियों में, तमाम मुश्किलों में, चाहे प्रॉब्लम पैसे की हो या प्रॉब्लम परिवार से संबंधित किसी भी चीज़ की हो, हर समस्या में दोस्तों हम लोग अपने आप को संयमित रख सकते हैं। बिल डब्ल्यू हमारे को फाउंडर बोलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी, यानी पहला पड़ाव था हमारा कि शराब से दूरी, यानी हमारे शरीर से शराब को दूर करना। तो ए में आने के बाद में सबकी शराब बंद होती है, चाहे वो अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो। अगर वो ईमानदारी से, ओपन माइंड से ए का प्रोग्राम फॉलो करता है तो उसकी शराब बंद होती ही होती है। लेकिन शराब बंद होने के बाद में हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, क्योंकि शराब जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है वो बहुत ही काव्यबाज है, वो कभी भी पलटवार करती है। और इसीलिए दोस्तों हमारा जो मकसद है सिर्फ शराब से दूर रहना नहीं है,
हमारी ज़िंदगी में दोबारा शराब न आए, यह अब हमारा अगला मकसद होना चाहिए। और उसके लिए ही ज़रूरी है दोस्तों इमोशनल सोबराइटी। आज हम दारू से दूर हैं, ये फिजिकल सोबराइटी है। आज हम दारू को ना बोल सकते हैं। दारू के मामले में हमारे अंदर शारीरिक संयम आया है, लेकिन भावनात्मक संयम हमारे अंदर में है क्या? हम लोग ए में आने के बाद ही पता चला दोस्तों मुझे कि मैं भावनात्मक रूप से बीमार आदमी हूँ, इमोशनली सिक। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना नहीं आता, अपनी भावनाओं पे संयम रखना मुझे नहीं आता, और इसीलिए मेरी ज़िंदगी में जरा सा भी कोई उतार चढ़ाव आ गया, जरा सा भी कोई परेशानी आ गई तो मैं तुरंत हिल जाता हूँ, तुरंत परेशान हो जाता हूँ, तुरंत मैं घबरा जाता हूँ। क्या करूँ, क्या नहीं, कैसा होगा, कई प्रकार की चिंताएं मुझे घेर लेती है। और अगर मैंने उस वक्त अपना संतुलन नहीं साधा तो हो सकता है कि मैं कभी भी शराब की तरफ में जा सकता हूँ। तो दोस्तों, एक ए मेंबर होने के नाते, एक अल्कोहलिक होने के नाते, हर हाल में सबसे पहले मुझे अपनी सोबराइटी की चिंता करनी पड़ती है। सोबराइटी कम फर्स्ट, दूसरे नंबर पे सारी चीज़ें, पहले नंबर पे कभी भी दूसरी चीज़ें नहीं आ सकती। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 15 साल से मैं हूँ दोस्तों, और इन 15 सालों में मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी समस्याएं देखी। लेकिन यहाँ ए में आने के बाद में जो चीज़ मैंने सीखी कि सोबराइटी कम फर्स्ट, सबसे पहले मेरा सोबर रहना जरूरी है। अगर मैं सोबर रहता हूँ तो मेरे जीवन में आने वाली जो तकलीफें हैं, हर्डल्स इन सोबराइटी बोला गया है, हमारी सोबराइटी में आने वाली, सात्विकता में आने वाली जो तकलीफें हैं, अड़चने हैं, उन पे मैं आसानी से काबू पा सकता हूँ। उसके लिए स्पॉन्सर की सुविधा है, उसके लिए 12 कदमों का प्रोग्राम है। क्योंकि सिर्फ मीटिंग में आने से हाल होने वाला नहीं है। सिर्फ मैं मीटिंग में आने से सिर्फ अपने आप को एक दिन के आधार पर दारू से दूर रख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मीटिंग करने से वो इमोशनल सोबराइटी मेरे को मिलने वाली नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जो तनाव आता है, चिंताएं आती है, उतार चढ़ाव आता है, भावनात्मक असंतुलन जो आता है, उससे मैं कैसे निपटूंगा? उससे निपटने के लिए कहीं तो भी स्पॉन्सर का सहारा लेना पड़ता है। कहीं तो भी स्पॉन्सर के माध्यम से 12 कदमों का जो प्रोग्राम है उसको समझ के उस पर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब जाके दोस्तों मेरे जीवन में जो समस्याएं आती है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, मैं उनको आसानी से फेस कर सकता हूँ। अब दोस्तों, मेरे जैसे शराबी की जो असली परीक्षा होती है वो परिवार में होती है। वही, क्योंकि ए में तो हम 1 घंटे के लिए रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे के लिए रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय जो है हमारा, वो हमारा अपने परिवार में होता है। और उसके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। पहले मैं जिम्मेदारी से भागता था, आज मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। पहले मेरी ज़िंदगी में जरा सा भी कोई तनाव आ गया तो मैं दारू का सहारा ले सकता था, लेकिन आज मुझे मालूम है कि दारू पीने से मेरी समस्या हल होने वाली नहीं है। तो मेरे परिवार में किसी भी तरीके की अगर समस्या है तो मुझे न पीते हुए उसको फेस करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि मैं शुरू में जब आया था तो मेरी आर्थिक स्थिति पूरी फ्लैट थी, पूरी ख़राब थी, और घर के हाल तो और बड़े ख़राब थे। मेरे पिताजी वो भी शराबी थे, और शराबीपन की वजह से ही उनकी नौकरी चले गई थी, तो घर का सारा जिम्मा मेरी माँ संभालती थी। और मैं तो 24 घंटे एक सूत्री प्रोग्राम था मेरा, दारू। पिताजी कुछ करते नहीं थे, बीमार रहा करते थे, तो घर के हाल बड़े ख़राब थे। मैं एक अच्छे व्यवसाय में गया था, लेकिन उस व्यवसाय को मैंने अपना दारू पीने की वजह से बदनाम कर दिया था, तो वो मेरा व्यवसाय पूरा ख़राब हो गया था। तो सोबर होने के बाद में मेरी सबसे पहली कोई परीक्षा थी वो आर्थिक स्तर पे ही थी, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था दारू से तो मैं दूर हो गया हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी कि नहीं होगी, मेरा काम धंधा ठीक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक बेवड़े को देखने की जो दृष्टि रहती है लोगों की, वो बिल्कुल बदल जाती है। भरोसा खो देता है आदमी, क्या काम देंगे इसको, ये ठीक से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो
काम धंधे की बड़ी वाट थी, और कैसा होगा क्या होगा, दारू से दूर हो गए उसकी खुशी नहीं। हाँ, बेवड़े की आदत ही है, तो उसकी एक समस्या अगर हल हो गई ना तो उसका मजा नहीं लेगा, वो कई प्रकार की समस्याओं को लेके बैठ जाएगा। मेरे साथ में भी वही हुआ और परिस्थितियां भी वैसी थी। लेकिन यहाँ मुझे बताया गया कि तुम अपने आप को सोबर रखो, एक एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो। तुम अगर एक एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करोगे आध्यात्मिक रूप से अपने आप को प्रगति करने की कोशिश करोगे, तो भौतिक प्रगति भी धीरे धीरे आने वाली है। सबसे पहले तुमको अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा। गो स्लो, दौड़ो मत, ज़्यादा पैसों के पीछे भागो मत, उल्टे सीधे काम करो मत। जबकि हमारी ज़िंदगी में अगर सबसे पहला दारू के बाद में कोई ऑब्सेशन आता है तो भौतिक तरक्की का चाहता है। एक बेवड़ा मेरे जैसा पहले टूट फूट के आता है, तो दारू बंद होने के बाद में सब दिखता है नज़ारा, सब कुछ बिखरा हुआ है। तो पहले हम भागेंगे कहाँ, पैसे के पीछे ही भागेंगे। और फिर हमारा स्वभाव है कि हमको बगैर मेहनत का, और वो भी जल्द से जल्द चाहिए, तो ये सीधे रास्ते से तो मिलने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं दोस्तों कि इजी मनी के चक्कर में चले जाते हैं। सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम। तो ऐसे मैंने अनगिनत लोगों को दोस्तों अपनी नज़र के सामने में इन्हीं कारणों की वजह से बाद में तकलीफ समस्याओं में घिरने की वजह से फिर दोबारा शराब की तरफ में जाते हुए देखा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम क्या मुझे पैसा कमाने से रोकता है क्या? क्या भौतिक तरक्की करने से ये का प्रोग्राम मना ही करता है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे ना पैसा कमाने से रोकता है, ना मुझे भौतिक तरक्की करने से रोकता है। ए का कहना मुझे इतना ही है, वो भी सुझाव के तौर पे, कि तुम अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे ज़्यादा ध्यान दो। आध्यात्मिक प्रगति पे अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारी भौतिक तरक्की भी तुम्हारे पीछे पीछे होने वाली है। जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम धंधा न करूं और एक को ही दिन रात उसकी सेवा करूं, पूजा पाठ करूं, यही आध्यात्मिकता है, ऐसा नहीं है। हमको हर हाल में गलत चीज़ों से बचना पड़ेगा, हमको कहीं तो भी धीरे चलना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा समाधानी रहकर जीने की कोशिश करता हूँ, वेट एंड वॉच की पॉलिसी करता हूँ, संयमित रहने की कोशिश करता हूँ, तो एक दिन आएगा कि दिन बदलेंगे। और दोस्तों सही में बता रहा हूँ, मैं ए में आने के बाद में भी मेरे कई साल तक बहुत खराब हाल रहे, क्योंकि जैसा मैंने बताया काम धंधे का वाट लग चुकी थी, लोगों की देखने की नज़र बदल चुकी थी, तो बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी। जितनी मेरी अपेक्षाएं थी कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, उतना पैसा मुझे धंधे में नहीं मिल पा रहा था, और जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। एक तरफ मेरी शादी नहीं हुई थी, तो लोग भी ताने मारते थे, अरे इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, कब शादी होगी। अब मेरे बराबरी के जो लोग थे वो उनकी शादियां हो गई थी, अपने काम धंधे पे सेटल हो गए थे, तो मुझे लगता था कि साला मेरा कब अच्छा होगा। तो उस वक्त मैंने एक गड़बड़ करके देख भी लिया था। जब देखा लोगों ने कि ये सोबर है, तो मेरे एक रिश्तेदार ने मेरा रिश्ता भी कहीं तो भी जोड़ दिया। मेरी एंगेजमेंट ठहर गई और मैंने पूरे गांव को खबर दिया, और शाम को घर में आया। तो जैसे ही घर में आया तो घर के लोगों ने बताया, अरे वो एंगेजमेंट तो तोड़ दी बोले उन्होंने। तो मैं तो दोस्तों खड़े खड़े कांपने लग गया था, खड़े खड़े। और मुझे लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। एक बेवड़ा पहले तो बदनाम रहता है, लेकिन उसको अपनी नाम की कितनी फिक्र। बोला साला पहले ही बेवड़े अपन बदनाम, और अपनी सगाई टूट गई तो लोग और क्या बोलेंगे। मेरे को इसकी चिंता नहीं कि वो लड़की का क्या होगा, मैं मेरी बदनामी की चिंता कर रहा हूँ। तो उस वक्त की मेरी परिस्थिति ऐसी थी दोस्तों कि मैं अपनी सोबराइटी कभी भी गंवा सकता था। जो आदमी पहले ही अभी अभी सोबर हुआ है, दारू से दूर हुआ है, और सबको बता के आया है कि मेरी एंगेजमेंट है, और सबको बताने के बाद में घर में पहुंचता है और उसको पता चलता है कि उसकी सगाई टूट गई, तो अंदर से कितना हिल जाता आदमी, कितना डिस्टर्ब होता। मगर ये भगवान की कृपा है, मैं पहले दिन से ही लगातार ए के टच में रहा, निरंतर मीटिंग्स करते रहा, जिसका नतीजा मुझे ये मिला कि दारू पीने के विचार नहीं आए। नहीं तो हमको तो ये एक बढ़िया कारण है, अरे इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, एंगेजमेंट टूट गई यार, तो गम मनाना तो बनता है। हम तो छोटी छोटी चीज़ के लिए दारू पीने वाले लोग हैं ना। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा है, और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो पावर था
वो मेरे साथ में था कि मेरे हाथ पाँव हिल रहे थे, ऐसा मैं अंदर से काँप रहा था, बड़े विचार चल रहे थे कि क्या करूं क्या नहीं। जितने लोगों के यानी जो मेरे ससुराल वाले हो या जिसने रिश्ता जोड़ा उसके प्रति रिजेंटमेंट से मैं भर गया था। तो उस समय मैं कभी भी शराब की तरफ में जा सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं शराब की तरफ में नहीं गया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में गया शाम को, और एक ओल्ड टाइमर से मैंने शेयर किया। हमारे डे टू डे लाइफ में जो समस्याएं आती है ना दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम उसको शेयर नहीं करते, जबकि स्पॉन्सर की व्यवस्था उसी के लिए होती है। या कोई ओल्ड टाइमर भी हम एक ऐसा रख सकते हैं अपने लिए कि डे टू डे लाइफ में जो भी तनाव आता है, जो भी समस्याएं आती है, उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने ही मन से अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हम फिर सफल नहीं हो पाते, और फिर जब समस्या बहुत बड़ी हो गई तो कब हम चोट की खा लेते हैं पता भी नहीं चलता। तो जब मैंने उस ओल्ड टाइमर से मैंने ये सब किया डिस्कस, तो उन्होंने बोले अपनी सोबराइटी पे ध्यान दो। बोले ज़्यादा महीने भी नहीं हो गए थे मुझे, 1 साल तो होने का ही था। तो बोले सबसे पहले सोबराइटी पे ध्यान दो। बोले तुम अगर सोबर रहोगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे तुमको मिलने वाली है। आज दोस्तों मैं 15 साल हो गए ये में, आज देखता हूँ कि 15 साल पहले ज़िंदगी में जो भी समस्याएं थी, एक भी समस्या आज नहीं है 15 साल पहले की। आज समस्या है वो अलग है, लेकिन 15 साल पहले जो समस्याएं ज़िंदगी में थी उसमें से एक भी नहीं है। मेरी शादी नहीं हुई थी, 2 साल के बाद में ए में आने के बाद में शादी हो गई। मेरा काम धंधा पूरा खराब हो गया था। धीरे 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 तकलीफ गई मुझे, शुरुआत के 6-7 साल बहुत तकलीफ गई, बड़ी आर्थिक स्थिति खराब रही। शादी होने के बाद बच्चे भी हुए, लेकिन आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही। तो कहीं तो भी आज थोड़ी बहुत ठीक है। आज भी मैं बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागता नहीं। ये जो प्रोग्राम की वजह से मैं समाधानी रहने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा ईजी मनी के चक्कर में मैं जाता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ईजी मनी के चक्कर में जाऊँगा, किसी के गले काट के पेट भरने की कोशिश करूँगा तो नुकसान दूसरे का नहीं होने वाला, मेरा नुकसान ज़्यादा होने वाला है, मेरी आत्मशांति जाने वाली है, और मैं अगर तकलीफ में फंस गया तो मेरी सोबराइटी जाने वाली है। तो ये मुझे आज मालूम है। तो दोस्तों जो शुरुआत के जितनी भी समस्याएं मेरी थी, सोशल बॉयकॉट था, लोगों ने बायकॉट करके रख दिए थे, कोई बात नहीं करता था, नफरत थी मेरे से, आज सब ठीक है, आज फिर मुझे सब कुछ मिल गया है। तो कहीं तो भी दोस्तों जो उस ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला था अपने अनुभव के माध्यम से कि सोबराइटी कम फर्स्ट, तुम सोबर रहोगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने वाली है। समय लगेगा, लेकिन एक दिन आएगा कि ये जो समस्या है ये दिन भी निकल जाएंगे। एक का स्लोगन है कि आज कोई समस्या है भी तो घबराओ मत, हर समस्या कोई रहने वाली नहीं है, वो जाने के लिए ही आती है, सिर्फ हमको थोड़ी देर के लिए हमारी परीक्षा लेती है। ये 2 साल का जो लॉकडाउन गया दोस्तों, हम में से हर सब ने इसको भोगा है। उन 2 साल के लॉकडाउन में हमारी क्या परिस्थितियाँ थी सबको मालूम है। आर्थिक स्थिति से हम पूरा टूट गए थे, बहुत लोगों को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आए थे। सेकंड वेव में मैं खुद, मेरा पूरा परिवार, हम कोरोना चपेट में आ गए थे, तो मेरा पूरा परिवार क्वारंटाइन सेंटर में रहा। क्वारंटाइन सेंटर में मेरी प्राइवेट में इलाज करने की ताकत नहीं थी, और इसीलिए कैसा है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। ज़्यादा दिखावे में अगर हम गए तो बहुत लंबे में जा सकते हैं। तो कभी कभी हमको अपनी जो क्या बोलते ज़मीन है, ज़मीन देखकर या चादर देखकर काम करना पड़ता है। तो मैंने जब 15 दिन से हम सब बीमार चल रहे थे, तो एक एक हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन कुछ इलाज हो नहीं पा रहा था। आखिर में 15 दिन के बाद में डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट करवा लो। तो पहली रिपोर्ट मेरी ही आई कोरोना की, पॉजिटिव की। तो मेरे बगल में ही क्वारंटाइन सेंटर था। अब अपन जानकारी रखते तो पता रहता ही है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं जैसे ही रिपोर्ट आई तुरंत मैंने विचार किया और मैंने क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट हो गया। मैं दूसरे दिन परिवार वालों की रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन प्रोग्राम मेरे साथ में था। मैंने रात को क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद में बेड पे रहकर भगवान से प्रार्थना की, और तीसरे कदम के तहत सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरे दिन रिपोर्ट आई कि बाकी के भी जो परिवार के सदस्य हैं, मेरी माँ, 10 साल की लड़की, मेरी बीवी, सिर्फ मेरा जो 3 साल का लड़का था आज 4 साल का है,
वो पॉजिटिव नहीं था। तो कहीं तो भी दोस्तों ये भगवान की कृपा थी, मैंने उनको भी वही बुला लिया और 15 दिन 14 दिन हम लोग सभी पूरा परिवार क्वारंटाइन सेंटर में रहे। तो मुफ्त में भी इलाज हो गया और वहाँ से सुरक्षित हम निकल भी गए। 14 दिन के बाद में बिल्कुल ठीक तरीके से हम घर में गए। तो ये चीज़ें आई, 2 साल में काम धंधा ठप, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब। लेकिन देखो दोस्तों कि उस आर्थिक स्थिति उस दौर में भी मुझे किसी से भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भगवान के ऊपर में और इस प्रोग्राम के ऊपर में मैंने श्रद्धा रखी। लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स में मैं रहा, काम धंधे तो सब बंद ही थे। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सेवा का मौका दे दिया। सब जानते हैं कि लगातार रोज के रोज स्पीकर मीटिंग, सवेरे शाम, बिल्कुल एक ही फेलोशिप ने मुझे ऐसा धो डाला, उसमें ऐसा यूज कर लिया कि मैं अपनी सोबराइटी के लिए गया था और मुझे कहीं तो भी लोगों के भी काम आने का मौका मिल गया। सबसे बड़ी बात कि वो 2 साल का जो दौर था वो कैसा बीत गया पता भी नहीं चला और मेरी कोई भी समस्या बरकरार नहीं रही। पैसे का प्रॉब्लम आया, पैसे का भी अरेंजमेंट होते रहा। हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आए, उन्हीं दिनों में मेरा जो लड़का था वो भी अचानक बीमार गिर गया था और 3-3 घंटे के बाद में उसको बुखार आता था और हम डर गए थे। 8 दिन होने के बाद में, 10 दिन होने के बाद में भी उसका बुखार नहीं निकल रहा। सारी टेस्ट हो गई थी उसकी वाली, लेकिन कैसा करते। मगर एक खासियत मैंने देखा दोस्तों इन 15 सालों में कि इस एक प्रोग्राम से जुड़े होने की वजह से, कहीं तो भी स्पॉन्सर की मदद से, इन 12 कदमों पे काम करने की वजह से कितनी भी परेशानी आई लेकिन मैं अंदर से विचलित नहीं हुआ। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी गिफ्ट है। दारू से दूर होना तो गिफ्ट है, लेकिन दारू से दूर होने के बाद में हमारी ज़िंदगी में बाकी की भी चीज़ें आनी चाहिए। कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, ऐसा तो होने वाला है नहीं कि दारू बंद कर दिए तो कोई परेशानी नहीं आएगी। दारू बंद करने के बाद में जैसा आम लोगों की ज़िंदगियों में, बाकी लोगों की ज़िंदगियों में तकलीफ़ें आती है, समस्याएं आती है, हमारी ज़िंदगी में भी आने वाली है। और परिवार में तो ये चीज़ हमको ज़्यादा सहन करनी पड़ती है। अभी चेयरमैन साहब ने भी बताया कि चाहे वो पीने के दिनों में चाहे कुछ भी हो, उधार करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करते थे। और आज तो हम सोबर है, आज तो हमको ये चीज़ें और ज़्यादा ध्यान रखकर करनी पड़ती है। लेकिन आज हम ये चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि आज हमारा वो जो एडिशनल जो खर्चा दारू के लिए और बाकी चीज़ों में जाता था, आज कहीं तो भी नहीं जाता है। और यदि हम सही मायने में प्रोग्राम पे है, यदि हम शराब से दूर है, तो दोस्तों मेरा अपना अनुभव है कि हमारा परिवार भी हमको साथ देता है, हमारा परिवार भी कंधे से कंधा मिला के चलता है। मेरी सोबराइटी को मेरी वाइफ ने देखा है, मेरा अल्कोहलिज्म नहीं देखा, मेरे बच्चों ने भी नहीं देखा, मेरी बीवी ने भी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने परेशानियां देखी है। कई बार मैं उनकी जो भौतिक जो गरज होती है, मूलभूत जो गरज होती है, वो भी पूरी नहीं कर पाता था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए दोस्तों वो सारी चीज़ें सहन की। मेरी सोबराइटी में कहीं तो भी कुछ खामियां थी, मेरे में संयम नहीं था, पेशेंस नहीं था। तो शुरू में वही बीवी मुझे ऐसा लगता था कि ये निभाएंगी कि नहीं निभाएंगी, क्योंकि वो अच्छे घर से आई थी, मेरे तो हाल पूरे ख़राब थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जो बीवी है ना, ये कुछ अपने को पुराने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी अपेक्षाएं बहुत है। अरे भाई, एक अच्छे घर से बीवी आई है दूसरे घर में, तो वो क्या तुम जैसा करोगे वैसी रहेंगी थोड़ी, उसकी कुछ तो भावनाएं रहेंगी कि उसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तो उसमें गलत कहा था, लेकिन मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं रे बाबा, ये बीवी तो कुछ अपने से संभलने वाली है नहीं। तो मेरे मन में उससे अलग होने के विचार आते थे शुरू में। और आज देखो दोस्तों, देखते देखते वही मेरी शादी को अभी 13 साल हो जाएंगे नवंबर महीने में, वही बीवी है। तो एक का प्रोग्राम बोलता है कि तुम अपने आप को बदलो, बाकी दुनिया बदल जाएगी। और मेरा कैसा था, मैं पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करता था। हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर क्रिएट होते होंगे ना, तो अगर मैं छानबीन करूँ अपनी, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जड़ मैं हूँ। आज भी मैं देखता हूँ बेफिजूल में बीच में घुसने की आदत, बेफिजूल में घर के लोगों को टारगेट करने की आदत। ऐसा क्यों की, वैसा क्यों की, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जबकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता।
यदि घर में अगर सास और बहू का झगड़ा हो भी गया तो भी मुझे उसमें बीच में पड़ने की बहुत बार आवश्यकता नहीं होती। अगर मुझे बीच में पड़ना भी है तो मैं दोनों को समझा सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं दोनों को कहीं तो भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। इसको भी डांटूंगा, उसको भी कुछ बोलूँगा, कभी इसका फेवर ले लूँगा, कभी उसका फेवर ले लूँगा, जैसा मैं जज बन गया हुआ। जबकि और वहाँ उसके बाद में अगर किसी एक का हम पक्ष लेते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता, दूसरे का पक्ष लेते हैं तो पहला नाराज हो जाता, और हमारे घर में विवाद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ए में आने के बाद में ही मैंने सीखा कि घर के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज़ में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपने हिसाब से जीने दो। अगर घर के लोग आपस में लड़ भी रहे तो मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपना रोल कैसा अदा कर रहा हूँ, मैं एक बड़ा भाई या एक पिता का रोल या एक पति का, एक ठीक घर के मुखिया का रोल सही मायने में निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा हूँ। तो ये जुड़ा होता है दोस्तों मेरी सोब्राइटी से, क्योंकि अगर 12 कदमों पे मेरी रिकवरी अगर ठीक से हुई है तो मैं सबको लेकर चलने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि किसी का फेवर करूँगा या किसी का ये करूँगा, क्योंकि मेरे घर में अगर शांति नहीं रहेगी ना दोस्तों तो मेरी सोब्राइटी खतरे में रहेगी। और ये में अपन ने और एक स्लोगन सुना है कि चैरिटी बिगिंस विथ होम। हम ए में आने के बाद में चाहे कितनी भी हम कैरिंग द मैसेज सर्विस का काम कर ले और कितना भी अपने आप को ये बात को यानी मानकर धन्य हो जाए कि मैं तो भाई इतने लोगों को मैसेज दिया, मैं तो इतने लोगों को सोबर कर दिया, मैंने इतने ग्रुप खोल दिए, मैंने ए का इतना काम कर दिया, लेकिन अगर मैंने अपने घर में कुछ भी नहीं किया, मैं अपने घर के लोगों की जिम्मेदारियां अगर ठीक से नहीं निभा रहा हूँ, उनकी बेसिक नीड्स भी मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ, उनको धन दौलत की अपेक्षाएं नहीं होती, उनको मेरे प्रेम की अपेक्षाएं होती है, मेरे केयर की अपेक्षाएं होती है। आज मैं बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे भी हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप में, तो मैं वहाँ पे फ़ोटो पोस्ट करते रहता हूँ फैमिली की। कई भाई घुमाने लेके गए तो फ़ोटो निकाल के डाल दिए, बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो मैं ये दिखाने की कोशिश नहीं करता, मेरा मकसद ये नहीं रहता दोस्तों कि मैं कितना ग्रेट हूँ। मकसद ये होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में परिवार को कैसा खुश कर सकते हैं, और उसके लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। लेकिन मेरे विचार, मेरी भावनाएं कैसी थी, मैंने घर में अनाज ला के डाल दिया ना, खाने की पूर्ति कर रहा हूँ ना, कपड़े लत्ते लेकर दे दिया ना, बस हो गया। लेकिन दोस्तों इंसान को सिर्फ खाने और पीने की ही नहीं, वो एक भावनाशील इंसान है, उसको खुशियाँ भी चाहिए, उसको आनंद भी चाहिए। तो अगर मैं बच्चों को, अपने परिवार को ये नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरा परिवार डिस्टर्ब रहेगा, मेरा परिवार हमेशा तनाव में रहेगा। तो कहीं तो भी उससे उसको निजात दिलाने के लिए मुझे उसका केयर करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और जब उनको खुश देखता हूँ तो कहीं तो भी मैं भी खुश हो जाता हूँ। तो कहीं ये जो विषय जुड़ा हुआ है कि पैसा, परिवार और सात्विकता, तो मैं हमेशा अपनी सात्विकता को दोस्तों पहले नंबर पे रखता हूँ। और अगर मैंने अपनी सोब्राइटी का अगर मूल्य जाना कि मेरी सोब्राइटी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, तो उस सोब्राइटी को कायम रखने के लिए मुझे जो सेक्रीफाइस करना पड़े वो मैं करूँगा। मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं पैसे के पीछे भागा, इजी मनी के चक्कर में मैं फंसा तो मैंने बहुत लोगों को देखा हो, सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के कामों की वजह से उन्होंने अपनी सोब्राइटी गंवा दी है। तो मैं उसमें आज समाधानी रहने की कोशिश करता हूँ। पैसा कमाना जरूरी है, भौतिक तरक्की जरूरी है, लेकिन ये आज बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मैं पैसा किस ढंग से कमा रहा हूँ। क्या मैं लोगों के हक छीन के कमा रहा हूँ, क्या मैं उल्टे सीधे काम करके कमा रहा हूँ, क्योंकि उसका नतीजा आज नहीं कल हमको मिलने वाला है। तो ये एक ही प्रोग्राम ने सिखाया। ठीक वैसे ही परिवार के साथ में जब बात आती है तो परिवार है तो उसमें वो बर्तन को बर्तन लगनी ही है। ऐसा नहीं है कि आज मेरी बीवी से 2 बातें नहीं होती, बिल्कुल होती है। कल रात को भी थोड़ी नोकझोंक हो गई, तो ये नोकझोंक चलते रहती है और कभी कभी मज़ा भी आता है, मैं एंजॉय भी करता हूँ। ये मेरा आदत भी है कि मैं जानबूझ के कभी भी छेड़ देता हूँ, और फिर वो आगे वाली भी थोड़ा बिपर जाती है, फिर 2 बात उसकी, 2 बात मेरी। लेकिन इस एक ही प्रोग्राम की वजह से चेंज कितना आया देखो, कि शुरू में जब हमारी 2 बातें होती थी तो फिर अबोला रहता था, अबोला यानी बोलचाल बंद।
कुछ दिन के लिए, और अहंकार, पहले वो बोलेंगी, वो झुकेंगी या माफ़ी मांगेंगी। अपन क्यों झुकेंगे? अपन ने कोई गलती नहीं की है। लेकिन अभी ये इस प्रोग्राम ने इतना नरम करके रख दिया, और मेरे को मालूम है मेरी सोबराइटी सबसे प्यारी चीज़ है। मेरे को, मुझे सोबर रहना है और आज हंस खेल के जीना है, तो मुझे ही झुकना पड़ता है, और मैं अपनी झुकने के लिए तैयार रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं अकड़ के रहूँगा तो मेरे परिवार का जो वातावरण है वो खराब रहेगा, तनाव में रहेगा। तो ये जिद क्यों करूँ? अगर मेरी सोबराइटी और मेरी जो हंसी खुशी है मेरे झुकने से आ सकती है तो झुकना चाहिए। अब ये बात अलग है कि कितना झुकना, बहुत ज़्यादा झुकना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है हर जगह, लेकिन जहाँ हम झुक सकते हैं वहाँ हमने बिल्कुल झुकना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरा जो परिवार है वो आखिर मेरा ही है, मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे परिवार में खुशियाँ रहे, कायम रहे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। और अगर मेरा परिवार खुश है, मेरे घर में वातावरण सब ठीक है, तो उसका फ़ायदा किसको होने वाला है? उसका फ़ायदा मुझे ही होने वाला है। मैं बाहर की दुनिया में कितना भी नाम कमा लूँगा, कितनी भी धन दौलत कमा लूँगा, लेकिन मेरा परिवार अगर खुश नहीं है, मेरे घर में अगर तनाव का वातावरण है, तो मैं रात को चैन की नींद नहीं सो सकता। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो ए में आने के बाद में सीखने को मिली कि मुझे बदलना पड़ेगा अपने आप को। मैं अपनी सोबराइटी को प्यार करता हूँ तो मुझे ही बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे अपनी मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा, मुझे ही त्याग करना पड़ेगा अपने अहंकार का, अपनी खुन्नस का, अपने गुस्से का। मैं एक खुन्नसबाज इंसान हूँ, गुस्सेल इंसान हूँ कि जरा भी मेरे मन के खिलाफ में कोई चीज़ हो गई तो मेरा जो ऊपर का खाना है वो सरक जाता है। सब कुछ मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए, लोग मेरे हिसाब से चले, परिस्थितियाँ मेरे मन के अनुकूल हो, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो ये 12 कदमों का प्रोग्राम है, मुझे यही बताने की कोशिश करता है कि तू भगवान नहीं है, तू सब कुछ तेरे मन के हिसाब से नहीं होने वाला, तू जैसा चाहेगा वैसा हमेशा नहीं होने वाला। तो इन परिस्थितियों को स्वीकार कर। मैं बीवी को नहीं बदल सकता, मैं बच्चे को नहीं बदल सकता, मैं काम धंधे पर के लोगों को नहीं बदल सकता, मैं ए के लोगों को भी नहीं बदल सकता। ये स्वीकार भाव कहीं तो भी मुझे रोज़ के रोज़ अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ता है कि भगवान तेरी इच्छा। अगर आगे वाला व्यक्ति समझाने के बाद में नहीं समझ रहा तो ए का प्रोग्राम बोलता है उसको छोड़ दो, लेट गॉड करो। और ये इतना सुकून देने वाला फार्मूला है कि मुझे हर परिस्थिति में कहीं तो भी संयमित रखने का काम करता है। आर्थिक तौर पे कहीं तो भी ये हमारी कमजोरी होती है। आज मैं भी महसूस करता हूँ कि अगर मेरी ज़रूरत के हिसाब से काम धंधे पे पैसा नहीं आया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ऐसा नहीं आज भी नहीं होता हो करके, क्योंकि भाई सवाल तो आएंगे कि सारी ज़रूरतें हैं और पैसा अगर उतना नहीं आया तो कैसा करूँ। लेकिन उसके लिए मैं अपनी सोबराइटी को दाव पे नहीं लगा सकता, या उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक नहीं गिर सकता। मुझे संयमित रहना पड़ता है, समाधानी रहना पड़ता है, भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ता है। ठीक है यार, निकलेंगी सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलते हैं। ये एक ए में आने के बाद में खासियत देखा कि हमारी ज़िंदगी में समस्याएं तो आती है, लेकिन अगर हम थोड़ा समाधानी रहे, संयमित रहे, तो उसके सॉल्यूशन भी निकलते हैं। तो दोस्तों डे टू डे लाइफ में, चाहे वो हमारे परिवार में हो या बाहर की दुनिया में भी हो, समस्याएं आते जाती रहने वाली है। लेकिन यदि मेरे जैसा शराबी एक ए का मेंबर अपनी सोबराइटी को प्राथमिकता देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सोबराइटी को फर्स्ट, पहले नंबर पे रखूँगा। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये मुझे हर जगह कहीं तो भी कैसे मैं बिहेव करूँ, कैसे मैं अपने परिवार में रहूँ, कैसे मैं अपने काम धंधे पे रहूँ, ये हमको समझने और सीखने के लिए बाध्य करती है। आज कहीं तो भी मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार होता हूँ, झुकने के लिए तैयार होता हूँ, ताकि मेरे परिवार में खुशियाँ रहे। पैसों के पीछे मैं बहुत ज़्यादा भागता नहीं हूँ, समाधानी जीवन जीने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सोबराइटी से प्यार है और मैं जानता हूँ कि मैं सोबर रहूँगा तो ही ये पूरी दुनिया है। अगर मैं सोबराइटी गई कि सब कुछ गया। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण दोस्तों ये भी शायद सुना था मैंने इसी सोबराइटी के बारे में, कि गावस्कर को एक बार सवाल पूछा गया कि जिस ज़माने में आपने इतने सारे रन बनाए, तो उस वक्त तो बोले कि वो बहुत तेज बॉलर थे वेस्ट इंडीज़ वाले, तो आपने ये इतने रन कैसे बनाए, जबकि उन बॉलरों से तो डरते थे लोग, तेज गेंदबाजों से। तो मैंने बोले रन बनाने की कभी सोची ही नहीं, बोले मैं पिच में हमेशा टिके रहने की सोचता था। बोले
तो टिके रहेंगे तो रन बनने ही वाले हैं, और अगर विकेट चली गई तो कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू।